हेलो दोस्तों, ये कहानी कोई फ़िल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच्चाई है और कड़वी भी है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे देश की लड़कियों को बहला-फुसलाकर विदेशों में भेजा जाता है, कैसे उनके साथ खेल खेला जाता है। आज की नौजवान पीढ़ी को ये कहानी ज़रूर देखनी और सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की की, जिसका नाम होता है फ़ातिमा उर्फ़ शालिनी, जो जाँच एजेंसी अफ़सरों के सामने बहुत ही डरी और सहमी बैठी थी। उसे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास से पकड़ा गया था। वहीं से वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी शुरू करती है, अफ़सरों को सुनाती है। वह कहती है, मैंने कैसे आईएएस जॉब जॉइन किया था, इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर शुरू होती है उसकी पूरी कहानी। वह बताती है कि वह केरल की रहने वाली थी, माँ और दादी के साथ रहा करती थी। पिता की मौत बहुत ही पहले हो चुकी थी। घर का माहौल सिंपल और साधारण था और प्यार भरा हुआ था। वह पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छी थी और नर्सिंग का सपना देख रही थी। घर वाले भी उसका साथ दे रहे थे। नर्सिंग की पढ़ाई के साथ के लिए वो शहर जाती है, एक बड़े नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है 3 लड़कियों से, गीतांजलि, नेमा और आसिफा। शालिनी और गीतांजलि हिंदू थी, नेमा क्रिश्चियन थी और आसिफा जो थी मुस्लिम थी। चारों में दोस्ती जम जाती है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आसिफा के इरादे कुछ और ही थे। एक दिन सब दोस्त बाहर घूम रहे थे, तभी एक अनजान आदमी उसकी फ़ोटो खींचता है। दूसरी तरफ आसिफा कुछ अजीब लोगों के साथ मीटिंग कर रही होती है। यह वही गैंग था जो लड़कियों को बहला-फुसला कर विदेश भेजता था। आसिफा अपने घर पर सबको बुलाती है और खाना खिलाती है। खाना खाने से पहले वह नीमा दुआ मांगती है। शालिनी पूछती है, यह क्या कर रही हो तुम? आसिफा समझाने लगती है कि हम खाना खाने से पहले अल्लाह को याद करते हैं। यहीं से वो ब्रेन वॉश की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आसिफा उन्हें कहती है कि तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही सही रास्ता दिखाते हैं। वो उन्हें कहती है कि बाकी धर्म फालतू है, सिर्फ एक ही सच्चा है। आसिफा का घर हॉस्टल के पास था, बाकी सबका घर दूर था, तो वह सबको कहती थी कि मेरे घर में रह लो, बार-बार आना-जाना मत करो। असल में वह घर एक ही जाल था, जहाँ लड़कियों को फँसाया जाता था। वह अपने भाई रमीज़ और अब्दुल से भी मिलवाती थी, जो नकली रिश्तेदार थे। वह भी वही बातें दोहराते थे कि अल्लाह धर्म है, जन्नत है। धीरे-धीरे शालिनी बाकी लड़कियों को ये सब अच्छा लगने लगता है, पर असल में यह सब ब्रेन वॉश था, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। अब कहानी में एक टाइम जंप होता है। शालिनी अब फातिमा बन चुकी थी, शादी भी हो गई थी, लेकिन रमीज से नहीं, किसी इसाद नाम के शख्स से। दोनों अफगानिस्तान में थे और सीरिया जाने की फिराक में थे। जैसे ही वह अफगानिस्तान में घुसती है तो चारों तरफ कटी हुई लाशें, सिर और हिंसाएं दिखती है। यह सब देखकर फातिमा को उल्टी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि फातिमा दरअसल में प्रेग्नेंट है और फातिमा का पति अफगानिस्तान में रहकर मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही खौफनाक था। औरतों को जैसे इंसान नहीं, कैदी समझा जाता था। लिपस्टिक तक लगाई नहीं जाती थी, जान से मारने की कोशिश करते थे। आज़ादी के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। इधर कहानी फिर वापस आती है प्रेजेंट डे में। फातिमा अब बाकियों से अपने नए मजहब के बारे में सीखने की कोशिश करती है, मगर आसपा के जो बास लोग हैं वह गुस्से में हैं। कहते हैं कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक ये तीनों पूरी तरह से कन्वर्ट क्यों नहीं हुई। तभी आसपा एक चाल चलती है। वो प्लान बनाती है कि जब तीनों लड़कियां मॉल में जाती हैं तो कुछ लड़कों को भेजती है और वे लड़के जानबूझकर इनसे बदतमीजी करते हैं, कपड़े तक फाड़ देते हैं और मॉल में ये लोग बस तमाशा देखते ही रहते हैं, कोई मदद नहीं करता है। रोते हुए तीनों वापस हॉस्टल में लौटती हैं। आसपा कहती है कि यह सब इसलिए हुआ कि क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना हुआ था। क्या कभी सुना है किसी हिजाब वाली लड़की से कोई ऐसी हरकत करता है? यह सुनकर तीनों लड़कियां बहुत ही प्रभावित होती है और उन्हें लगता है कि चलो हिजाब से कम हम सेफ महसूस करेंगे। फिर से वह तीनों हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं, मगर असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। अब वह धीरे धीरे इस्लाम की तरफ झुकने लगती है और गीतांजलि और अब्दुल के बीच नजदीकियां बढ़ती है। अब तक जिन बातों को वह बकवास मानती थी, अब उन्हीं बातों पर वह भरोसा करने लगती है। कुछ दिन के बाद शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाती है। घर वाले चौंक जाते हैं, हिजाब बदला हुआ, अंदाज बदला हुआ, बातों से मजहबी रंग। वह कहती है कि अब हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, हमें इस्लाम में ही सुकून मिलता है। वापस हॉस्टल में लौटने के कुछ ही वक्त बाद शालिनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, मगर रमीज शादी से मना कर देता है और कहता है कि हमारे धर्म में अलग अलग है, शादी नामुमकिन है। शालिनी कहती है, अगर मैं धर्म बदल लूँ तो क्या तुम? रमीज फौरन हाँ कर देता है। बस फिर क्या, शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है और गीतांजलि भी वही
करती है, लेकिन मज़हब बदलने के बाद भी उनकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, बल्कि और भी उलझ जाती है। रमीज़ शालिनी को छोड़कर गायब हो जाता है। फिर आसिफ़ा शालिनी को एक मौलाना के पास ले जाती है। मौलाना बताता है कि रमीज़ अपनी माँ के साथ किसी और देश चला गया है, मगर सच्चाई तो यह थी कि वह कहीं नहीं गया था, बस छुप कर ये सब देख रहा था। शालिनी अब क्या करती? शालिनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, ना मायके जा सकती थी और ना यह कोई सहारा बचा था। मौलाना बोलता है, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना कोई पाप है, अबॉर्शन उससे भी बड़ा पाप है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए तो एक ही रास्ता है, इसात से शादी करो, सीरिया चली जाओ, वहाँ से जाकर सिर झुकाओ, तभी पाप माफ़ होगा। शालिनी अब थक चुकी थी, हर बात को मानने को तैयार थी। वो इसात से निकाह कर लेती है। काफ़ी समय के बाद उसकी माँ उसे ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँच जाती है, तो उसे शालिनी से मिलने नहीं दिया जाता है। अब शालिनी को वहाँ से ले जाया जाता है। उससे कहा जाता है कि हनीमून पे कोलंबो जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि प्लान कुछ और ही था। वह सीधा उसे सीरिया ले जाने वाले थे। यह सब पहले से ही तय था। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट सब रेडी था। यह कोई पहला मामला नहीं था, यह तो इनके धंधे का हिस्सा था, लड़कियों को फँसा के बाहर भेजने का। दूसरी तरफ से अब्दुल और गीतांजलि को भी सीरिया ले जाना चाहता था, लेकिन गीतांजलि ने साफ मना कर दिया था। जब वह नहीं मानी तो वह अब्दुल ने अपना असली चेहरा दिखाया और ब्लैकमेल करने लगा। उससे कहने लगा, तेरी न्यूड फोटोज़ मेरे पास है, अगर तुम नहीं आई तो इंटरनेट पे डाल दूँगा। अब गीतांजलि को सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। यह तो जाल में फँस चुकी थी, जिसमें हम सब फँस गए थे, पर उसने हिम्मत दिखाई और वह बोली, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। और वह सब कुछ छोड़कर वह वापस अपने घर लौट गई। अब्दुल और मौलाना को भी उनमें से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह अब उनकी बातों में न आने वाली नहीं थी। मगर अब्दुल ने फ़ोटो वाक़ई में वायरल कर दी। जब गीतांजलि को पता चला तो वह बहुत ही टूट चुकी थी और देखकर खूब रोई थी। आखिरकार उसने अपनी जान भी दे दी। उधर अफ़गानिस्तान में नीमा ने शालिनी को फ़ोन करके किया। नीमा ने पूरी सच्चाई बता दी। यह सब धोखा था। आसिफ़ा ने हमारे साथ खेल खेला है। गीतांजलि अब नहीं रही। नीमा ने अपनी आपबीती भी बताई। एक लड़के के साथ मिलवाया गया है, ड्रिंक में नशा मिलाया गया था और फिर मेरे साथ उसने गैंग रेप किया। यह सब सुनकर शालिनी हिल जाती है, लेकिन फिर भी उसने इरशाद पर भरोसा था कि कुछ वक्त बाद शालिनी एक बेटे को जन्म देती है। उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि अपनी माँ को यह सब बात बताए, लेकिन काल तो रिस्की था, इसलिए वो उसने एक औरत से फ़ोन से मैसेज भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो औरत बाहर जाती है तो उसे गोली मार दी जाती है। शालिनी ये समझ जाती है कि अब यहाँ रहना मौत को दावत देने जैसा है। किसी की तरह जान बचाकर शालिनी अपने घर लौटती है। कुछ दिन सुकून से बीतते हैं, फिर इरशाद के कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि इरशाद शहीद हो गया है। वह लोग शालिनी और उसके बच्चे को ज़बरदस्ती साथ ले जाते हैं। वहाँ और भी कई औरतें होती हैं, लेकिन बच्चे को उससे अलग कर दिया जाता है। अब शालिनी को भेजा जाता है किसी और जगह और वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि इरशाद मरा नहीं, वह जिंदा है। असलियत यह थी कि उसने शालिनी को सिर्फ एक यूज़ किया था कि अब वह कहानी आती है वर्तमान में। शालिनी अफसरों के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताती है कि वहाँ जो औरतें थी उनके साथ हर रोज़ जुल्म होता है, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता है, उनके साथ शारीरिक संबंध शोषण होता है। और इधर भारत में नीमा से हिम्मत जुटाकर पुलिस उसके पास जाती है और कहती है कि केरल में हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कई तो ऐसे गायब हो जाती हैं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती है। पुलिस वाले को वह सब कुछ बताती है, लेकिन वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। कहते हैं कि कोई सबूत है तब बताओ, और सबूत के बिना हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। उधर अफगानिस्तान में औरतों को एक ही जगह बंद कर दिया जाता है, जहां जिनके शौहर के मारे गए होते हैं उन्हें जबरन रखैल बना दिया जाता है। शालिनी चारों ओर देखती रहती है। उसकी मैपिंग की आदत बचपन से ही थी। उसे अंदाजा हो जाता है कि यह जगह सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के पास है। अब वह रिस्क लेती है, दो और लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में आतंकी उन्हें देख लेते हैं और उनके दोनों साथियों लड़कियों को मार दिया जाता है। शालिनी किसी तरह से वहां से भाग निकलती है। रेगिस्तान, गर्मी, थकान और वह अकेली चलती रहती है। उसका शरीर जवाब देने लगता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। करीब 17 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है तो ऊपर से एक ड्रोन उड़ रहा था। यही है कहानी दोबारा वर्तमान में लौटती है। शालिनी अब अफगानिस्तान की आर्मी की कस्टडी में होती है। अफसरों के सामने वह पूरी कहानी सुना देती है।
वह कहती है कि अगर आप मुझे इंडिया भेज दें तो मैं उन सभी के लोगों का नाम, चेहरे और ठिकाने बता सकती है जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल है। लेकिन लेडी अफ़सर कहती है कि तुमने आतंकी ट्रेनिंग ली है, फेक पासपोर्ट पर तीनों देशों की सरहदें पार की है, 1 साल तक एक आतंकी के साथ रही हो, तो हम तुम्हें कैसे बेगुनाह मान लें? तुम्हें भारत में तो सज़ा मिलेगी ही, लेकिन हम वादा करते हैं तुम्हें सुरक्षित जेल में रखा जाएगा और तुम्हारे बच्चे की भी तलाश की जाएगी। इसके बाद शालिनी को एक बार आखिरी बार अपनी माँ से कॉल करने का मौका मिल जाता है। माँ फ़ोन उठाती है, रोते-रोते हुए पूछती है, "बेटा तुम कैसी हो? ठीक हो ना?" शालिनी कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है धीमे स्वर में, "हाँ, मैं ठीक हूँ।" लेकिन वो क्या कहती है, "जल्दी आने की कोशिश करूँगी।" लेकिन सच तो यह था कि उसकी माँ की सब उस नेमा ने उसकी पूरी सच्चाई बता दी थी और यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही रोती है। अब शालिनी को सुरक्षित जेल में ले जाया जाता है। वहाँ एक छोटी-सी बच्ची उसका हिजाब खींचकर आग में डाल देती है। शायद यही इशारा था कि अब शालिनी को किसी नकाब की ज़रूरत नहीं है। वह अब अपनी दी हुई पहचान की बल्कि अपनी असली पहचान को अपनाती है और वह अब अच्छे से जी सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।